भारत में पुनर्जागरण इन सब चीज़ों के बिना अधूरा है, जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। हम आज बात करने वाले हैं विधवा पुनर्विवाह की और बाल विवाह की। और इससे पहले हमने जाना कि भारत में भोर का तारा कौन है, पत्रकारिता का अग्रदूत कौन है, नव जागरण का पिता कौन है, या हम क्या भारतीय शांति का जनक कौन है। हमारे हिसाब से नहीं, वैलेंटाइन सीरोल के हिसाब से भारतीय शांति का जनक कौन है। ठीक है, तो आज हम उसकी अगली कड़ी की बात करते हैं और हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं अवतार राणा आपका फिर से स्वागत करता हूं हंस वाहिनी क्लासेज में। तो मैंने जैसा कि थंबनेल बनाया है जिसमें बाल विवाह लिख के रखा है, लेकिन हम बात करेंगे विधवा विवाह से। ठीक, तो अगर हम विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है, या हम क्या सबसे बड़ा नाम आता है, तो वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। इनके अथक प्रयासों का ये नतीजा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय पास हो जाएगा। यहीं से हमारा पहला सवाल बन जाता है कि भाई विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास कराने में किसका हाथ है, या हम कहें कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ। तो किसके समय में पास हुआ? कैनिंग के समय में। तो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित केवल 2 अधिनियम हमें पढ़ने हैं। दूसरा है ब्रह्म मैरिज एक्ट, ये भी आपका विधवा पुनर्विवाह से है, जो कि 1872 में पास हुआ है और नॉर्थ ब्रुक के समय में। ठीक, और इसका दूसरा पहलू ये है कि यह ब्रह्म जो मैरिज एक्ट है, इसमें अंतरजातीय विवाह को भी क्या दी गई? मान्यता दी गई कि भाई आप इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं। तो इन दोनों में अगर मैं कहूँ तो इन दोनों में ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये है। लेकिन अगर कभी पूछा जाता है कि बताइए भाई कि कौन कौन से अधिनियम विधवा पुनर्विवाह से संबंधित हैं, तो ये दोनों अधिनियम विधवा पुनर्विवाह से संबंधित हैं। तो आगे की बात करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि डी के कर्वे का नाम लिए बिना ये बात हमारी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि इन्होंने भी बहुत प्रयास किए हैं विधवा पुनर्विवाह को लेकर। इन्होंने खुद एक विधवा ब्राह्मणी से शादी करी और पूना में विधवा आश्रम की स्थापना करी 1899 में। और इनके ही प्रयासों से 1906 में भारत में पहली बार किसी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई बम्बई में। ठीक है, मतलब इनके ही प्रयासों से भारत में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से? डी के कर्वे। तो इसलिए दोनों नाम आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी के कर्वे। तो आगे हम बात करते हैं बाल विवाह की, जो कि हमारा थंबनेल था। तो बाल विवाह इसलिए क्योंकि ये हमेशा से ज्वलंत मुद्दा रहा है और आज भी ये मुद्दा रहता है हमारे राजस्थान के कुछ इलाकों में, जहाँ बच्चों की शादी छोटी छोटी उम्र में कर दी जाती है। तो देखिए भाई, ये बात कहाँ से शुरू होती है तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, जैसे नाम से सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, मैं लास्ट से शुरू कर रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें शारदा अधिनियम। ये पेपर में आ रखा है कई बार कि शारदा अधिनियम का संबंध काहे से है या किस चीज़ से है। तो भाई शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है। तो एक तो ये सवाल बनता है, और किसके प्रयासों से हुआ है ये? हरविलास शारदा। हालांकि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी बहुत प्रयास करा है, लेकिन जो शारदा अधिनियम बना है ना, वो हरविलास शारदा के प्रयासों से बना है। और इसमें एक सवाल और आता है कि इस अधिनियम में लड़कियों की शादी की उम्र मिनिमम कितनी थी। तो लड़कियों की शादी की उम्र कितनी थी? 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी, और लड़कों की कितनी? 18 वर्ष। तो ये शारदा अधिनियम है, या हम क्या शारदा जो एक्ट है वो हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह को लेकर है, विधवा विवाह को लेकर नहीं है। ठीक है, ये आपको फर्क पैदा करना है कि भाई कौन सा विधवा विवाह से संबंधित है और कौन सा आपका बाल विवाह से संबंधित है। और इससे अब हम बात पहली वाली की करते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट से शुरू किया है क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट। तो इसका संबंध भी बाल विवाह से है, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष कर दी गई और लड़कों की कितनी? 18। ठीक है, बात देखिएगा भाई। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है। फिर सेकंड नंबर का ये है। हाँ, और तीसरी अगर हम बात करें तो सम्मति आयु अधिनियम 1892। आपको लगता है तो आप इसको याद करिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दिएगा, लेकिन आप इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल आपको याद करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो शारदा अधिनियम और सिविल मैरिज एक्ट बहुत बढ़िया है। नेटिव मैरिज एक्ट, लेकिन ये तीनों एक्ट किससे संबंधित हैं? ये बाल विवाह से संबंधित हैं। ठीक, किससे? बाल विवाह से। और अगर आप याद कर सकते हो तो मैं तो कहूँगा भाई तीनों याद करिएगा। ठीक है, पेपर का कुछ पता नहीं कहाँ तक जाएगा। चलिए
अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा मोटा मोटी कि हमारे जो धर्म सुधार हुए हैं, ठीक है, अभी हमें और आगे बात करनी है, लेकिन फिर भी जो सवाल प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में तो उनकी थोड़े से पहले डिस्कशन कर लें कि भाई सामाजिक सुधार हमारे जो हुए थे अंग्रेजों के समय, तो सती प्रथा का अंत जैसे किसके समय हुआ तो आपको पता है कि भाई प्रयास किसने करा, राजा राममोहन राय ने, ठीक है, जैसा मैंने पिछले वीडियो बना रखा है। लेकिन अगर हम कहें कि भाई क्योंकि हमारे यहाँ जो राज किसका है, अंग्रेजों का है, तो प्रयास भाई भारत वाले करेंगे, लेकिन कानून कौन बनाएंगे, तो कानून तो भाई अंग्रेज ही बनाएंगे। तो इसीलिए अंग्रेज या हम कहें भारत में गवर्नर जनरल ने सती प्रथा के अंत का कानून बनाया 1829 में। इसका मतलब सती प्रथा का अंत कब होगा, 1829 में, राजा राममोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक के द्वारा। बात समझ में आई, विलियम बेंटिक, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं ठगी प्रथा। अब ठगी प्रथा क्या है, नाम बहुत छोटा है ठगी प्रथा, लेकिन काम बहुत खतरनाक है, ठीक है। ठग ऐसे ठग हैं ये लोग, क्या होते थे कि जब लोग पुराने समय में जब लोग यात्रा करते थे तो ये लोग उस समूह में यात्री बनकर घुस जाते थे और उनसे घुल मिलकर रात को उनको जहर वहर देकर और सब लोगों का क्या कर देते थे, मर्डर कर देते थे। बहुत खतरनाक है, ठीक है। ठगी प्रथा का अंत हुआ है 1830 में विलियम बेंटिक के समय। और अधिकारी कौन था जिसने इसका दमन करा है, कॉर्ल स्लीमैन। याद रखना है, गिनीज बुक मतलब गिनीज बुक में इसका रिकॉर्ड है कि इन्होंने लगभग 20 लाख लोग मारे हैं अंग्रेजों के टाइम। 20 लाख, समझ रहे हो आप, बहुत खतरनाक है। नाम ठगना है केवल, ठीक है, लेकिन बहुत खतरनाक है, मर्डर ही कर देते थे। इसलिए ये बहुत बड़ी प्रथा थी ठगी प्रथा, जो कि 1830 में क्या हुई, ख़त्म हुई कॉर्ल स्लीमैन के नेतृत्व में विलियम बेंटिक के समय में, ठीक है। तो 1829 आपका सती प्रथा और 1830 आपकी ठगी प्रथा। कभी मिलाने को आ जाए पेपर में या गवर्नर जनरल पूछ ले। अब बात करते हैं नरबली प्रथा, और कॉर्ल स्लीमैन का नाम याद रखना है, ठीक है। वो अधिकारी है जिसने ठगी प्रथा का क्या करा, समापन नहीं, अंत करा, ठीक। अब बात करते हैं नरबली प्रथा की। तो नरबली प्रथा भाई हमारे कुछ जनजातियों में प्रचलित थी, ठीक है, जैसे खोंड वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं बताऊंगा जब 1857 की क्रांति बढ़ाऊंगा तो उसमें जब जनजाति विद्रोह बताऊंगा तब मैं ये थोड़ा सा बताऊंगा। तो नरबली प्रथा की जो समाप्ति हुई है वो हार्डिंग प्रथम के समय हुई है 1844-45 में, और उसके लिए अधिकारी नियुक्त करा गया है कैंपबेल। तो कैंपबेल जो अधिकारी है, ठीक है, हार्डिंग प्रथम के समय नरबली प्रथा का क्या हुआ, खात्मा हुआ, ठीक। अब बात करें दास प्रथा। तो दास प्रथा तो भाई बहुत पुराने समय से चली आ रही है। तो दास प्रथा के लिए कानून बना जाएगा 1843 में एलन बरो के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिए 1829 सती प्रथा, 1830 ठगी प्रथा और 1844 नरबली प्रथा। कैंपबेल, हार्डिंग, स्लीमैन, विलियम बेंटिक और एलन बरो दास प्रथा 1843। चलिए भाई, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों की, ठीक है, जिनकी बात अभी तक हमने नहीं करी है। तो चलिए कौन कौन व्यक्ति हैं, ठीक है, तो जो कोई भाई सवाल में आते रहते हैं, मतलब पेपरों में जो आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोपाल हरि देशमुख की, ठीक। और गोपाल हरि देशमुख कौन है भाई, तो गोपाल हरि, ये आया है कई बार पेपर में कि किसको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। तो भाई गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने क्या करा है, इन्होंने महाराष्ट्र में समाज सुधार की क्या करी है, शुरुआत करी है। धर्म सुधार के लिए धर्म मैंने काट दिया, ठीक है, वो और कोई हैं, लेकिन हम कहें कि महाराष्ट्र में समाज सुधारक पहला है, या सुधार की बात करी है, वो कौन है, गोपाल हरि देशमुख, यानी लोकहितवादी। अच्छा, महाराष्ट्र में ही हमारे कौन है, दयानंद सरस्वती हैं। उनकी किताब का नाम कौन सा है भाई, पता है, रिवीजन करिएगा, नहीं होगा तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे राजा राममोहन राय की कौन सी किताब है, दयानंद सरस्वती जी की कौन सी किताब है, ये आपको देखना ही देखना है। चलिए, तो दूसरे व्यक्ति कौन है, आत्माराम पांडुरंग। ये भी भाई महाराष्ट्र में, ये भी महाराष्ट्र में, ये भी महाराष्ट्र में, और दयानंद सरस्वती भी कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो आत्माराम पांडुरंग का पूछा जाता है कि भाई प्रार्थना समाज, कि भाई प्रार्थना समाज कभी कभी मिलाने को आता है या कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि प्रार्थना समाज से कौन जुड़ा है। तो प्रार्थना समाज से कौन जुड़ा है, आत्माराम पांडुरंग। या परमहंस मंडली किसकी है,
तो ये किसकी है? आत्माराम पांडुरंग। आपको लग रहा होगा ये क्या फैक्ट है, लेकिन बहुत अच्छा है, ठीक है, पेपर में कभी आएगा तो आपको पता चलेगा। अब बात करते हैं पंडिता रमाबाई की, ठीक। और पंडिता रमाबाई क्या है भाई? तो इन्होंने भी समाज सुधार में बड़ा काम किया है, और इन्होंने एक शारदा सदन, देखो एक है हरविलास शारदा जिन्होंने शारदा एक्ट पारित करवाया है बाल विवाह से, और यह है शारदा सदन पंडिता रमाबाई का, जो एक क्या है? विधवा आश्रम है। क्या? विधवाओं के लिए आश्रम पंडिता रमाबाई ने खोला है, ठीक। अब आगे बात करते हैं श्रीधरालु नायडू। श्रीधरालु नायडू ये क्या है? तो श्रीधरालु नायडू जी ने क्या करा है? वेद समाज की स्थापना की है साउथ में, मद्रास में, और इसे ही दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, ठीक है। अच्छा देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? भाई आपके राजा राममोहन राय ने, क्यों? 1828 में। और श्रीधरालु नायडू क्या कर रहे हैं? वेद समाज की स्थापना कर रहे हैं, जो कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहलाएगा। तो वहाँ से आप कनेक्ट करेंगे। और ये फैक्ट मैंने इनके साथ एक और लिख दिया है कि देखिए, राजा राममोहन राय तो भाई सती प्रथा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा बंदा है जिसका जिक्र किए बिना हम नहीं रह सकते, और वो कौन है? राधा कांत देव। इकलौता ऐसा आदमी है जो क्या करेगा? जो सती प्रथा का भाई समर्थन करेगा, है, धर्म सभा की स्थापना करेगा बंगाल में, और सती प्रथा का क्या करेगा? वो समर्थन करेगा। उल्टा ही है, ठीक है, कि भाई लोग सती प्रथा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा ऐसा है क्या करेगा कि भाई सती प्रथा बढ़िया चीज़ है, चलनी चाहिए, है। कौन है भाई? राधा कांत देव। अब बात करते हैं भाई राधा स्वामी आंदोलन की, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे संपर्क में भाई जो राधा स्वामी को मानते हैं, तो उनके लिए या हम कहें पेपर में के लिए कि भाई राधा स्वामी का संस्थापक कौन है? राधा स्वामी आंदोलन हुआ करता था, 1861 में इसकी स्थापना हुई है आगरा में, जो कि किनके द्वारा की गई है? शिवदयाल खत्री जी के द्वारा। तो राधा स्वामी आंदोलन किसके द्वारा है भाई? शिवदयाल खत्री। दोबारा से रिवीजन वाले एक बार, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग, परमहंस मंडली, प्रार्थना समाज, पंडिता रमाबाई, शारदा सदन, विधवा आश्रम, श्रीधरालु नायडू, ठीक है, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, राधाकांत देव, शिवदयाल खत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, 2 ही बंदे रह गए हमारे, ठीक है, और हालांकि बहुत सारे हुए हैं, जैसे मैंने मुस्लिम धर्म सुधार इसमें नहीं लिखा है, उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। एक पारसी धर्म सुधार मैंने भी नहीं लिखा है, तो उसकी भी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं हेनरी विवियन डेरोजियो की, ठीक है। तो हेनरी विवियन डेरोजियो कौन है? तो ये इन्होंने क्या करा है, ये आता रहता है पेपर में कि यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित कौन है? तो कौन है? हेनरी विवियन डेरोजियो। ये है भाई हमारे यंग बंगाल आंदोलन से। और अगर मैं कहूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो सब इंपॉर्टेंट ही फैक्ट लेके आया हूँ मैं, लेकिन ज्योतिबा फुले इन सब से क्या है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर हम लोकहितवादी को छोड़ दें, लोकहितवादी बहुत बार पेपर में पूछा है, गोपाल हरि देशमुख वाला, लेकिन ज्योतिबा फुले भी बहुत बढ़िया फैक्ट है। ये इक्वल उतना ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है जितना आपका स्वामी विवेकानंद वगैरह का है, ठीक है। तो छोटा सा फैक्ट है, छोटा सा है, मतलब इतना ही है केवल, लेकिन बहुत अच्छा है। अब जैसे मैं कहूँ कि ज्योतिबा फुले, तो ज्योतिबा फुले का पूरा नाम तो ज्योतिबा फुले ही है, लेकिन इनको महात्मा की क्या दी गई है? उपाधि दी गई है। अब जैसे मैंने कहा कि मैं भाई बरेली में पढ़ा हूँ, तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी का नाम है MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, तो वो इन्हीं के नाम पर है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा? ब्राह्मण विरोधी आंदोलन चलाया, क्योंकि भाई ये निम्न जाति से संबंधित थे, ठीक है। तो मतलब इन्होंने क्या करा है कि भाई ब्राह्मणों के आडंबरों से ये क्या हो चुके थे? परेशान हो चुके थे। तो इन्होंने क्या है? ब्राह्मण विरोधी आंदोलन चलाया, और इन्होंने स्थापना करी सत्य शोधक समाज की 1873 में, बम्बई में। बहुत बार आया है पेपर में कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो कौन करेंगे भाई? ज्योतिबा फुले, और उपाधि क्या है? महात्मा। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में क्या करी? सत्य शोधक समाज की स्थापना करी। लेकिन उससे पहले इन्होंने एक काम और करा। क्या करा? गुलामगिरी किताब लिखी। कौन सी? गुलामगिरी। पेपर में आता रहता है कि गुलामगिरी किसकी किताब है? तो गुलामगिरी किताब है भाई ज्योतिबा फुले की, जो उन्होंने 1872 में क्या करी? लिखी, या हम कहें 1872 में प्रकाश हुई। देखो 1800 की हमारे पास और भी घटना है, बस एक बार रिवीजन के पर्पज से बताओ कि आपको 1893 की डेट याद ही होगी,
याद है पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। तो वहाँ से आप सब डेटों को एक साथ इकट्ठा करिए और ये सब क्या है, हमारा 19वीं सदी का पुनर्जागरण है। तो इन सबको आप कलेक्ट करिए, दोनों वीडियो को देखिए और फिर क्या करिए, आप इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लेंगे। और वीडियो देखने के लिए क्या है, धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।